हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी सीरीज़ के पार्ट नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 5 वीडियो को कवर कर चुके हैं, तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही हो, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का दिया गया है, जिसमें कि आपको मिलान करना है। तो ये क्या है? ये आपको पदार्थ के नाम और उसके अंदर कौन से कलर पिगमेंट पाए जाते हैं वो दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि मांस के अंदर कौन सा कलर पिगमेंट पाया जाता है। टमाटर, बैगन, सलजम और मक्का के अंदर आपको बताने हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको जैसे कि पता है कि हम उस ऑप्शन को देखते हैं जो कि आपको 100% आता हो। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप बताएं कि आपको कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मांस की। तो मांस के अंदर जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांस के अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है और यही इसका रंग वर्णक होता है। तो मांस का अंदर मायोग्लोबिन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए का ऑप्शन नंबर 4। तो अब हम एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। ए का 4 दो ऑप्शन में दिया गया है, यानी बी और डी जो है ये कट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? देखिए, टमाटर के अंदर जो है ये लाइकोपीन पाया जाता है। आई होप ये सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि टमाटर के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है। टमाटर के अंदर लाइकोपीन पाया जाता है, तो बी का ऑप्शन होगा 6। बी का 6 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, इसकी ट्रिक होती है टमाटर लाई। टमाटर लाई, आप एक दो बार ऐसे बोलो, टमाटर लाई, यानी टमाटर लेकर आई। तो टमाटर के अंदर लाइकोपीन रंग वर्णक पाया जाता है। और बैगन के अंदर, देखिए बैगन के अंदर एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। बैगन का कलर जो है वो बैंगनी होता है, बैंगनी भी काफ़ी डार्क होता है। अगर हम उसके ऊपर किसी भी कलर से साइन करेंगे तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो कलर ही बैंगनी इतना डार्क होता है। अगर हम उस पर ब्लू चलाएं तो नहीं दिखेगा, रेड या ब्लैक चलाएं तो भी नहीं दिखता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैगन के ऊपर साइन कर रहे हैं। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कि बैगन के ऊपर एंथ्रोसाइनिन, साइनिन में आपको साइन दिख जाएगा। तो बैगन के अंदर एंथ्रोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। सलजम के अंदर एंथ्रोजैंथीन पाया जाता है और मक्का के अंदर जैंथ्रोफिल पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं 0 से 5 ग्राम पर किलो, या फिर 1 ग्राम पर केजी, 1.5 ग्राम पर केजी, 2 ग्राम पर केजी। तो इसका राइट आंसर बताएं आप। देखिए, 0 से 6 माह के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग प्रोटीन चाहिए होती है 0 से लेकर 5 ग्राम पर केजी। यहाँ छोटे बच्चे की बात की गई है, यानी शिशु की बात की गई है। 0 से लेकर 6 माह के बच्चे की बात की गई है, जिसमें कि 0 से लेकर 5 ग्राम पर केजी प्रोटीन की मात्रा चाहिए होती है, बच्चे को नीड होती है। नेक्स्ट है, देखिए फिर आपको यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें कि आपको बसा और बसी एसिड बताने हैं। तो बसा, एक तरफ आपको बसा के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको जितने भी बसी एसिड होते हैं उन सभी के नाम दिए गए हैं। इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। घी, सबसे पहले आप देखें घी के अंदर क्या पाया जाता है? घी के अंदर SFA बसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो एक ऑप्शन होगा 6, एक ऑप्शन हमें 2, 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखिए, घी जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, यानी हमारी बॉडी को हानि पहुंचाते हैं। इनकी बहुत कम मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए होती है। और जो सरसों है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं, मतलब हमारी बॉडी को हानि नहीं पहुंचाते। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोफा और एक होते हैं पूफा। तो जो सरसों है ना, ये मूफा का एग्जाम्पल है। सरसों किसका एग्जाम्पल है? सरसों मूफा का एग्जाम्पल है। जबकि पूफा के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये पूफा के एग्जाम्पल हैं। तो ये जितने 3, जो लास्ट के 3 ऑप्शन हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, और जो पहला वाला है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जो कार्डी और सनफ्लावर है इसके अंदर आपको लिनोलिक एसिड देखने को मिलता है। तो सनफ्लावर में लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जबकि अलसी और फ्लैक्स के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। किसके अंदर?
अलसी के अंदर। तो ये ध्यान रखने हैं आपको कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं, अनसैचुरेटेड फैटी कौन से हैं, उसमें भी मोफा पोफा ये सभी आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। घी के अंदर SFA पाया जाता है, सरसों मोफा का एग्जाम्पल है, कड़ी सनफ्लावर के अंदर LA यानी लिनोलिक एसिड पाया जाता है, और अलसी के अंदर जो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्जली आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं 2 से 8%, 10 से 16%, 18 से 24% या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्द्रता का मतलब होता है नमी, नमी की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 से 24% की नमी आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में होनी चाहिए, जबकि इनका उचित तापमान 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर और परसेंटेज दोनों को ही याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 से लेकर 40% के बीच में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं हैं? आपसे पूछा है पोषण अभाव रोग नहीं है, नहीं है को आपको ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है। तो अब आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम उन ऑप्शन को देख लेते हैं कौन कौन से पोषण अभाव वाले रोग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जीरोप्थैल्मिया और डिस्लिपिडेमिया, ऑस्टियोमलेशिया, क्रेटोमलेशिया या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो देखें जो जीरोप्थैल्मिया होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए क्या है? विटामिन ए एक पोषक तत्व है। तो जीरोप्थैल्मिया तो विटामिन ए की कमी से हो गया, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए ऑस्टियोमलेशिया जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि एक पोषक तत्व है। और क्रेटोमलेशिया ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये 3 तो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। अब बचे कौन कौन से? वो बचे बी और ई, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसकी ये डिटेल दी गई है, आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें कि आपको सक्रिय पदार्थ और उसके आहार्य स्रोत बताने हैं। तो इसे एक बार आप ऑप्शन को पढ़ें। अल्फा लिपोइक एसिड, फ्लेवेनॉइड, लाइकोपीन, ग्लूटाथायोन और सेलेनियम। अब आप बताएं कि आपको इनमें से कौन सा मिलान सही है। देखिए लाइकोपीन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लाइकोपीन किस में पाया जाता है। लाइकोपीन यह टमाटर में पाया जाता है, टमाटर लाइकोपीन। अब आप सी का देखें 2 किस में है, तो सी का 2 आपको सभी ऑप्शन में दिया गया है, यानी इससे तो हमारा इस क्वेश्चन में कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप एक बार और ऑप्शन पर नज़र डालें तो फ्लेवोनोइड्स, जैसे कि पता है ये लहसुन के अंदर पाया जाता है। लहसुन के अंदर काफ़ी फ्लेवर की स्मेल आती है ना, तो फ्लेवोनोइड क्या है? फ्लेवोनोइड से लहसुन में पाया जाता है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि लहसुन के अंदर काफ़ी स्मेल आती है, उसके फ्लेवर की काफ़ी स्मेल आती है, तो फ्लेवोनोइड्स लहसुन के अंदर पाया जाता है। तो बी का क्या होगा? बी का होगा 7, जो कि आपको 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। इस तरह से आप 2 को कट कर सकते हो। और अब आप अगर एक बार ऑप्शन पर नज़र डालो तो आपको ए का 6 मिलेगा। तो अल्फा लिपोइक एसिड ये आलू के अंदर पाया जाता है। अल्फा लिपोइक एसिड ये आलू के अंदर पाया जाता है। आई थिंक ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि अल्फा लिपोइक एसिड यह आलू के अंदर पाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखें ग्लूटाथायोन ये किस में पाया जाता है? ग्लूटाथायोन ये एवोकाडो में पाया जाता है। किसके अंदर? एवोकाडो में पाया जाता है। तो डी का है 5th, डी का 5th आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सेलेनियम ये समुद्री खाद्य पदार्थ के अंदर पाया जाता है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अल्फा लिपोइक एसिड आलू, फ्लेवोनोइड्स लहसुन, लाइकोपिन टमाटर, ग्लूटाथायोन एवोकाडो और सेलेनियम समुद्री खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, जिसमें कि आपको खाद्य पदार्थ और उसके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं वो बताने हैं। तो इसके ऑप्शन को आप एक बार अच्छे से पढ़ें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो हमें एक म्योनीस देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाता है कि म्योनीस के अंदर कौन सा घटक पाया जाता है, तो म्योनीस के अंदर लेसिथिन पाया जाता है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है अलग से। तो म्यूनिस का घटक है लेसिथिन। अब हम देखते हैं डी का टू आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो कि है डी ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाकी हम पढ़ लेते हैं। वाइन के अंदर जो है वो रेजिवेरेट्रोल घटक पाया जाता है। आलू बुखारा के अंदर सोडियम बेंजोइट पाया जाता है। ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स, मेयोनीज के अंदर लेसिथिन और सलामी के अंदर सोडियम नाइट्रेट घटक पाया जाता है। सलामी क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेयोनीज का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेयोनीज के अंदर लेसिथिन पाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, जिसका कि आपको मिलान करना है। पोषक तत्व दिए गए हैं और उनका जो टेस्ट होते हैं वो दिए गए हैं। इस सीरीज़ में कुछ ज़्यादा ही सूची 1 और सूची 2 के क्वेश्चन हो गए, तो कोई नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। आप एक बार इसके ऑप्शन को पढ़ें, इसके ऑप्शन बताएं क्या राइट आंसर होगा। देखिए, अगर हम इसके ऑप्शन पर नज़र डालें तो हमें एक एमिनो एसिड टेस्ट देखने को मिल रहा है। तो एमिनो एसिड का जो टेस्ट है वो है निनहाइड्रिल टेस्ट। निनहाइड्रिल टेस्ट जो है ये हम एमिनो एसिड के लिए करते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो ये बहुत कॉमन टेस्ट है, जो कि मोस्टली सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हम अगर हो सके तो हम इस टाइप की भी एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो सी का ऑप्शन होगा एफ। ऑप्शन नंबर जो 3 है उसका है एफ। तो 3 का एफ आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या निकला हमारा? इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। चलिए औरों को हम पढ़ते हैं। देखिए, मोनोसेकेराइड के अंदर फेलिंगस टेस्ट किया जाता है। कीटोस शुगर के लिए सेलिवेनाफस का टेस्ट किया जाता है। अमीनो एसिड के लिए निनहाइड्रिन का टेस्ट किया जाता है। प्रोटीन के लिए माइक्रोजेल डाल तरीके की तकनीक का टेस्ट किया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर हाइड्रोक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल ट्राई टेंशन का टेस्ट किया जाता है। तो ये सभी इनके अनुमान करने के तरीके होते हैं, और इस सभी के ऑप्शन आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। ऑप्शन शरीर बनाने वाले खाद्यों से, संरक्षित सब्जी और फलों से, अनाज और बाजरा से, या फिर तेल और वसा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनाज और बाजरा से अधिकांशतः ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ कौन सी होते हैं? शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं प्रोटीन। और संरक्षित सब्जी और फलों से क्या मिलता है? संरक्षित सब्जी और फलों से मिलता है विटामिन। तो अधिकांशतः ऊर्जा मिलती है अनाज और बाजरा से। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संतुलित आहार का अर्थ है एक ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां शामिल हो, एक ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, या फिर तलर आहार। इसका राइट आंसर बताएं। देखिए, इसका जो ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो थोड़ा ठीक है, पर जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके थे, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल, या फिर कैलोरी। तो इसका राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल है। जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा या फिर किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये यहाँ पर आपको जूल की डेफिनेशन दी गई है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन है फोटोमेट्री, ज्यामितीय, तापमान, या फिर कैलोरीमेट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है
वसा, ग्लूकोज, विटामिन या फिर खनिज लवण। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा है, तो आपको पता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। इसे डेक्सट्रोज यानी रक्त की शर्करा या फिर अंगूर शर्करा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या है। तो BMI की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, इसका फॉर्मूला क्या है बताएं आप, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर का भार बटे शरीर की लंबाई स्क्वायर। तो शरीर का भार किलोग्राम में होना चाहिए, शरीर की लंबाई मीटर में होनी चाहिए। तो शरीर का भार बटे शरीर की लंबाई, लंबाई मीटर स्क्वायर में मांगी है, तो किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैलोरी है। तो यहाँ पर आपको बताना है एक कैलोरी क्या है। तो कैलोरी की आपसे डेफिनेशन पूछी है। तो देखें इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को ही हम कैलोरी से इंडिकेट करते हैं। ऊर्जा यानी कैलोरी को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है, तो उसे हम कैलोरी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR होता है। ऑप्शन है कम, एक समान, अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR कम होता है, ज़्यादा होता है या फिर एक समान होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिक होता है। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR अधिक होता है क्योंकि पुरुषों के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की अधिक मात्रा होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। वसीय ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है, अतः BMR कम होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके बॉडी में एक्टिव मसल्स ज़्यादा होती हैं, जिस कारण उन्हें अधिक कार्य करना पड़ता है और उनका जो BMR है वो ज़्यादा होता है। जबकि फीमेल बॉडी के अंदर फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं वो कम एक्टिव होते हैं, जिस कारण महिलाओं का BMR कम होता है जबकि पुरुषों का BMR ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।